हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वीएसएम क्लासेस में। तो आज हम क्लास 9th के चैप्टर 8 मोशन की कुछ एक्टिविटीज़ डिस्कस करेंगे जो आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने दी थी डिस्कस करने के लिए। तो आज वो उनका कंक्लूजन मैं आपको बता रही हूँ। पहली एक्टिविटी दी थी आपको कि आप जिस भी रूम में बैठे हो उसकी आपको ये एक दीवार कंसिडर करो और उसको बताना है कि क्या वो मोशन में है या रेस्ट में है। तो चलिए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि जो दीवार है अपनी, अगर आप एक जगह पर बैठकर खुद को रेफरेंस मानकर देख रहे हो कि दीवार रेस्ट में है या मोशन में है, तो ऑब्वियसली आपको वो दीवार एक ही जगह पे दिखेगी, वो आपको रेस्ट में दिखेगी, वो इधर उधर हिलती हुई आपको नहीं दिखेगी। तो आपकी दीवार क्या हो जाती है उस कंडीशन में, रेस्ट में। लेकिन मान लो अगर आप मूव कर रहे हो, आप किसी बस में बैठे और जा रहे हो, तो क्या होगा जब आप बस के अंदर का कोई रेफरेंस पॉइंट ले रहे हो, एक्चुअली में मूव तो आप कर रहे हो लेकिन आपको जो दीवार है वो मोशन में दिखेगी, वो आपको पीछे की तरफ जाती हुई दिखेगी। तो जब आपका रेफरेंस पॉइंट मोशन में है तब आपको दीवार मोशन में दिखेगी। तो उस टाइम पे आपको ऐसे लगेगा कि दीवार पीछे जा रही है, लेकिन एक्चुअल में दीवार अपनी रेस्ट में ही होती है। एक और बात कि जब हमारी आपको पता है कि आप मान लो एक बस में बैठे हो, आप एक जगह पे बैठे हो, आप नहीं हिल रहे, लेकिन अगर बस चल रही है तो आप बस के साथ साथ आप मोशन में हो। आप एक गांव से दूसरे गांव में पहुंच जाओगे क्योंकि बस मोशन में है। तो उसी तरीके से हमारे जो घर है, घर की दीवार, वो हमारी अर्थ पे ही तो है, लेकिन अर्थ हमारी क्या है, मोशन में है। तो अर्थ के साथ साथ हमारी दीवार भी क्या होगी, मोशन में होगी। हमारी दीवार रेस्ट में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ मूव कर रही है। तो वो डिपेंड करेगा कि हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है। अगर हम अर्थ से बाहर कहीं जाकर देखेंगे, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाकर ये अंतरिक्ष से देखेंगे, तो अर्थ के साथ साथ हमें हमारी दीवार भी ऐसे रोटेट करती हुई दिखाई देगी। वो कभी सूरज के नज़दीक आएगी तो कभी उससे दूर होगी। तो इस तरीके से हमारी दीवार हमें मूव करती हुई दिखाई देगी। तो वो डिपेंड करेगा रेफरेंस पॉइंट पे। अगर आप कमरे में बैठकर देख रहे हो तो आपकी दीवार आपको रेस्ट में दिखेगी। आप यूनिवर्स में जाकर, अर्थ से बाहर जाकर देख रहे हो तो आपको दीवार मोशन में दिखेगी। सेकेंड एक्टिविटी आपको दी थी कि कई बार हम बस में बैठे होते हैं। मान लो ये बस है, इस बस में हम बैठे हैं, तो हमें क्या लगता है कि हम जब बस स्टैंड पे बैठे होते हैं कि हमारी बस एक्चुअल में चल नहीं रही होती, लेकिन फिर भी हमें ऐसा फील होता है कि बस चली है, थोड़ा सा अपने पोजीशन से थोड़ी सी डिस्प्लेस हुई है। तो वो ऐसा क्यों फील होता है? ऐसा फील तब होता है जब साइड वाली बस, दूसरी कोई बस आपके साइड में, इस साइड मान लो या फिर उस साइड, वो अगर मोशन में हो तो आपको अपने वाली बस चलती हुई फील होती है, कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी बस चली है। ऐसा भी क्यों होता है? एक बार के लिए सपोज़ करूं कि आप आवाज़ वगैरह कुछ सुन नहीं सकते। आपको वैसे तो बस स्टार्ट होती है तब पता चलता है कि बस चली है, लेकिन एक बार के लिए मान लो कि आप आवाज़ नहीं सुन सकते, आप कोई भी बाहर की आवाज़, शोर शराबा कुछ नहीं सुन सकते। और एक आपको पता चलता है कि बस जब स्टार्ट होती है वाइब्रेशन फील करते हो। तो एक बार के लिए आप मान लो कि आप कोई वाइब्रेशन फील नहीं कर सकते, आप सिर्फ देख सकते हो। आपको सिर्फ देखकर बताना है कि आपकी बस चल रही है या साइड वाली। तब आपका जब फोकस बस के किसी अंदर के किसी पॉइंट पे होता है या फिर बस के किसी भी और पॉइंट पे, तब अगर ये वाली बस चल रही होती है ना, तो आपको पता नहीं चल पाता कि ये वाली बस चली है या ये वाली। अब आप कोई आवाज़ नहीं सुन सकते, आप कोई वाइब्रेशन फील नहीं कर सकते। लेकिन जब तक आपका फोकस इस बस के अंदर कहीं किसी एक चीज़ पे है, बस पे आप देख रहे हो, मान लो कुछ लिखा हुआ वो पढ़ रहे हो, देख रहे हो, तो फोकस जब तक आपका बस के अंदर है तब तक आपको पता नहीं चल पाता कि कौन सी बस चली है। तो आपको ऐसा लगता है कि कई बार है कि आप वाली बस चली है, क्योंकि जब तक आप बस के बाहर की कोई चीज़ नहीं देखोगे तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा कि ये बस चल रही है या ये बस चल रही है। आपको ऐसा लगेगा, इसीलिए आपको कई बार फील होता है कि आप वाली बस चल रही है। ये इसके आपको पता लगाने के लिए या तो आप बस के टायर की तरफ देखो, आप बस के टायर की तरफ देखोगे तब आपको पता चल सकता है कि आपकी बस चल रही है या फिर ये दूसरे वाली बस चल रही है। जब आप बस के टायर की तरफ देखते हो, अगर ये टायर रोटेट कर रहा है तो पक्का ये बस चल रही है, अगर नहीं कर रहे तो मतलब आप वाली बस चल रही है।
तो हमें ऐसा फील क्यों होता है कि हमारी बस चल रही है, उस टाइम पे हम बाहर की चीज़ें नहीं देख रहे होते, हमारा ध्यान कहीं और होता है, हम आवाज़ पे भी इतना फोकस नहीं करते, और दूसरी कोई जो बस चल रही होती है उसके अंदर या फिर उस पर हमारा फोकस होता है, हम बाहर की चीज़ों को एक बार के लिए नोटिस नहीं कर रहे होते हो। और ऐसा आपको कुछ एक सेकंड के लिए फील होता है, ऐसा नहीं लगता भी चले जा रही है चले जा रही है। तो वो इसीलिए होता है कि आपके साइड वाली बस मोशन में होती है और आपको अपने वाली बस का फील होता है कि आप वाली बस मोशन में है, क्योंकि आप उस दूसरी बस पे फोकस किए हुए हो। एक और एक्टिविटी आपको दी थी कि एक बास्केटबॉल कोर्ट है, उसके चारों तरफ आप चक्कर लगा रहे हो, तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मान लो कि ये कोर्ट है, मान लो इसकी जो भी डायमेंशंस है वो आप देख लेना, बास्केटबॉल कोर्ट की क्या डायमेंशंस होती है। मान लो आप यहाँ से चले, आप यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, मान लो यहाँ आकर रुक गए, तो इस पॉइंट पे अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाए तो आप ये डिस्टेंस बताओगे, डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो आप शॉर्टेस्ट पाथ ये बन जाएगा, ये आपका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। फिर आप चलकर किसी और पॉइंट पे आ गए, मान लो यहाँ पे आ गए, तो डिस्टेंस आपका क्या होगा ये प्लस ये और प्लस ये। लेकिन इसी पॉइंट पे अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो आप यहाँ से चले, इनिशियल पोजीशन आपकी ये थी, तो इनिशियल से फाइनल। अगर आप वापस घूमकर वापस यहीं पे आ जाते हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये आप बास्केटबॉल कोर्ट की डायमेंशंस देखना कि कितनी उसकी चौड़ाई होती है, कितनी लंबाई होती है, उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बुक में कि क्या ऐसी कोई कंडीशन है जहाँ पे डिस्टेंस तो हमारा कुछ ना कुछ हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो। तो यस, ऐसी कंडीशन हो सकती है। कब? जब मान लो इसी पॉइंट से आप चले हो और चक्कर लगाकर वापस इसी पॉइंट पे आ गए, तो आपका डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन भी वही है और फाइनल भी वही है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इस केस में 0। एक और क्वेश्चन है कि क्या डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है? तो इसका आंसर है नो। डिस्प्लेसमेंट जो है, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है मान लो, उसी केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा डिस्टेंस से। डिस्प्लेसमेंट जो है लेस देन होगा ऑलवेज किससे? डिस्टेंस से। सॉरी, लेस देन भी नहीं, लेस देन इक्वल टू, या तो डिस्टेंस से छोटा होगा या फिर डिस्टेंस के बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। और आप डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन से भी देख सकते हो कि क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। हम डेफिनेशन में ही कह रहे हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो। अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ना कोई ऑब्जेक्ट है और एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तब हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। अदरवाइज़ अगर मान लो ऐसे कहीं गया तो हमेशा डिस्टेंस जो है हमारा बड़ा मिलेगा। तो डिस्टेंस या तो बड़ा होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। डिस्टेंस कभी भी छोटा नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट से। अब एक क्वेश्चन और देखिए, एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है कि एक फार्मर है, वो कोई स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड है मतलब उसकी चारों साइड बराबर है, और उसने एक साइड बता दी कितनी? 10 मीटर। स्क्वायर फील्ड है तो ये दूसरी साइड भी क्या हो जाएगी? 10 मीटर। ये वाली साइड भी 10 मीटर और ये वाली साइड भी 10 मीटर। मान लो वो यहाँ पे खड़ा है, हम मान लेते हैं एक बार, यहाँ से उसने स्टार्ट किया मूव करना। कह रहे हैं कि इस बाउंड्री के चारों तरफ चल रहा है और ये पूरे 40 सेकंड में एक पूरा राउंड लगाकर वापस यहीं पे आ गया। तो अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है कितना? 40 सेकंड का, कि 40 सेकंड में एक पूरा राउंड लगा लिया इसने और वापस उसी पॉइंट पर आ गया। और हमें टाइम दिया हुआ है। डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं कि 10 मीटर ये प्लस 10 ये कितना हो गया? 20 प्लस 10 ये 30 प्लस 10 ये 40। तो हमने डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस भी हमने पता कर लिया क्या है? 40। और किस में दिया? मीटर्स में।
40 मीटर का। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्प्लेसमेंट बताना है कितने टाइम बाद, टाइम दिया हुआ है 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है कितना होगा। तो चलिए एक बार हमें दो चीज़ें दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ और टाइम दिया हुआ है। तो हम डिस्टेंस और टाइम से क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल आसानी से। स्पीड हमारी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है 40 मीटर, टाइम भी क्या दिया हुआ है हमें 40 सेकंड। 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर सेकंड हमारी क्या आ गई, स्पीड आ गई। स्पीड हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड आ गई। तो अब देखिए यहाँ पे हमें टाइम दिया हुआ है कितना, 2 मिनट 20 सेकंड। पहले तो हम इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास हर एक जगह पे यहाँ पे भी सेकंड में है, वहाँ हमारी स्पीड भी मीटर पर सेकंड में आई है, तो इसको भी, मिनट को भी हम सेकंड में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए एक बार कन्वर्ट कैसे करेंगे। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। कितने मिनट दिए हुए हैं, 2 मिनट, तो 2 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने 120 सेकंड। 120 सेकंड तो ये हो गए 2 मिनट के। कितने टाइम बाद पूछा, 2 मिनट प्लस 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड बाद का पूछा है, तो 2 मिनट में तो 120 सेकंड हो गई, इसके साथ हमें ऐड करनी होगी 20 सेकंड और, तो टोटल टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 140 सेकंड। यानी कि 140 सेकंड बाद का पूछा हुआ है कि 140 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो टाइम अब हमारे पास क्या है 140 सेकंड, या फिर ये इस टाइम को आप टी डैश मान लो, क्योंकि यहाँ पे हमने टी मान लिया ना एक बार, तो ये टी और इस टी में आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए ये टी मान लिया और इसको टी डैश। टाइम, ये भी टाइम है और ये भी टाइम ही है। तो अब देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। स्पीड हमने निकाल ली, स्पीड हमारे पास है, स्पीड की वैल्यू है हमारे पास, और टाइम की वैल्यू है हमारे पास, और हमें निकालना क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो स्पीड और टाइम से तो हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो एक बार हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट का आगे क्या करना है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर अपॉन टाइम, यही होता है स्पीड हमारी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर मैं टाइम को इस साइड लाना चाहूँ इज इक्वल टू के इस साइड, तो ये टाइम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड में तो इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, d बराबर स्पीड इनटू टाइम। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। तो अब देखिए स्पीड हमें क्या दी हुई है 1 मीटर पर सेकंड, इनटू टाइम हमें क्या दिया हुआ है 140 सेकंड, 140 सेकंड। तो मेरा जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा, 140 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 140 मीटर। मेरे पास डिस्टेंस की वैल्यू आ गई 140 मीटर। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये 140 मीटर कैसे आया, आपको कैसे पता चला कि ये मीटर में है। ये तो किलोमीटर में भी हो सकता है डिस्टेंस, तो सेंटीमीटर में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपने मीटर कैसे लिख दिया यहाँ पे। तो चलिए इसको भी एक बार समझ लेते हैं। टी डैश की वैल्यू 140 सेकंड है, नोट कर ली होगी, या फिर एक बार इरेज कर रही हूँ मैं इसको। देखो यहाँ से देखो डिस्टेंस क्या है, वैल्यू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड मेरी क्या है 1 मीटर पर सेकंड, तो स्पीड की वैल्यू मैं लिख रही हूँ 1 मीटर पर सेकंड। और टाइम टी डैश था मेरे पास, कितना था वो 140 सेकंड, जो अभी अभी इरेज किया है, ये क्या है 140 सेकंड। तो यहाँ से देखो सेकंड से सेकंड हमारी कैंसिल हो जाएगी, बच क्या गया 1 इंटू 140 क्या हो जाएगा 140,
और साथ में क्या बचा हुआ है, मीटर। तो यहाँ से मुझे पता चला कि ये मीटर में आएगा अपना डिस्टेंस। तो अब देखिए डिस्टेंस आ गया 140 मीटर, लेकिन हमें बताना क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस देखो, ये पूरा ये जो स्क्वायर है इसका पेरीमीटर अपना क्या है, 40 मीटर का है। अब देखो एक राउंड लगाया कितने मीटर हुए, 40 मीटर। दूसरा राउंड और कंप्लीट किया तो 40 + 40 80 मीटर। तीसरा राउंड और कंप्लीट किया तो कितने हो गए, 80 + 40 120 मीटर। 120 मीटर तक तो उसने 3 राउंड कंप्लीट कर लिए, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि वो डिस्टेंस कितना चला है, 140। तो भाई 120 तक तो 3 राउंड कंप्लीट कर लिए, वापस यहीं पे आ गया। तो बचा गया कितना गया, 20 और बच गया। तो 10 + 10 20, यानी कि वो यहाँ पर है। कितना, 140 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने और वो यहाँ तक पहुँच गया। 3 राउंड उसने कंप्लीट लगा लिए और चौथा राउंड में वो यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल हमारी क्या है, ये वाली पोजीशन है, फाइनल हमारी ये वाली पोजीशन है। तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, दैट वन। ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा और यही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। और इसी को अब हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। आई थिंक आपके मैथमेटिक्स में आपको करवा दी गई होगी। तो हम एक बार वही थ्योरम का यूज़ करके हम इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालेंगे। इसको मान, ये एक ट्रायंगल दिख रही है आपको, एक ट्रायंगल के फॉर्म में बन रहा है। ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज। इसको अगर बेस मान लें तो ये हमारा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 10 मीटर का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर भी क्या है, 10 ये बेस की वैल्यू है, तो बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 100 + 100 दैट इज़ 200। तो h स्क्वायर की वैल्यू अपने पास क्या आई, 200। लेकिन हमें तो क्या निकालनी है, सिंपल हाइपोटेन्यूज। तो h की वैल्यू निकालनी, यहाँ से अगर स्क्वायर हटाओगे तो इस साइड जाकर √रूट आ जाएगी। तो ये √रूट, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 10 √2 मीटर। और ये हमारे पास आ गई डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। यही था ये क्वेश्चन। एक बार इसको दोबारा से देख लेना, अगर नहीं समझ में आया तो बैक करके आप इसे दोबारा से देख लेना। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक एक्टिविटी दी हुई है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की। उसमें क्या किया हुआ है कि कुछ इस तरीके से इक्वल टाइम इंटरवल दिए हुए हैं। मान लो 9:45, फिर 10 बजे, फिर 10:15, इस तरीके से टाइम इंटरवल दिए हुए हैं। और एक ऑब्जेक्ट ए के लिए दी हुई है, डिस्टेंस जितना ट्रैवल किया, और दूसरा बी ऑब्जेक्ट के लिए दिया हुआ है। तो पहले वाले के लिए देख लेते हैं कैसे दिया हुआ है, 10, 20, 30 इस तरीके से दिया हुआ है। मैं आपको थोड़े से हिंट दे देती हूँ इसके, बाकी आपको ये खुद ट्राई करना है कि क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म। इसी तरीके से बी वाले में भी कुछ रैंडम वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो एक बार ए का देखते हैं कि मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे, वो हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो टाइम इंटरवल तो इक्वल है, 9:45 से फिर 15 मिनट बाद देखा 10 बजे, फिर 15 मिनट बाद फिर से चेक किया 10:15 बजे। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम इंटरवल तो इक्वल है। हमें क्या देखना है, डिस्टेंस देखना है। 9:45 पे वो 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर 10 बजे फिर से देखा, बोला कि इसने 20 मीटर ट्रैवल कर लिया, 20 मीटर आगे पहुंच गया। तो अब देखो इतने 15 मिनट के अंदर अंदर उसने कितना ट्रैवल किया, 10 तो पहले ही कर चुका था, बाद में कहा है कि उसने 20 किया। तो इस टाइम इंटरवल में उसने कितना ट्रैवल किया, 20 - 10, 15 मिनट के अंदर अंदर तो उसने 10 का ही ट्रैवल किया। आगे फिर 15 मिनट बाद देखा, बोला 30 कर दिया, 30 मीटर तक पहुंच गया। मान लो मीटर, मान लो इसकी यूनिट।
तो 20 तक तो वो पहले ही जा चुका था, अगले 15 मिनट बाद देखा तो वो 30 तक पहुंचा हुआ था। तो इस 15 मिनट में उसने कितना किया, 30 माइनस 20, 10 का फिर से किया इसने। तो 10 मीटर का फिर से किया तो इक्वल टाइम इंटरवल में क्या आया हमारा, इक्वल डिस्टेंस आया। तो ये इस केस में हमारा क्या है, ये यूनिफॉर्म मोशन है। जो बी पार्ट में आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन में जो आपकी एक्टिविटी दी हुई है, ये सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई करना। अगर ना हो आपसे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।